शशि साहब प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। आमिर साहब ने बड़ा अच्छा इसको समअप किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिजबुल्ला 1982, हमास 1987, लेकिन हम फिर उसके पीछे थोड़ा सा चले जाएं, 4-5 साल पीछे, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा पीछे लें, 1978, तो ज़ाहिर है कि ये बर्बरियत तो ऑलरेडी हो ही रही थी ना। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, इसका क्या कंक्लूजन क्या है? जी देखिए, हमें हिस्ट्री अगर देखनी चाहिए तो फिर ये देखनी चाहिए कि 1948 में जो ज्यूज ऑक्युपाइड लैंड थी वो कितनी थी। वो थी सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 6%, 6%। अभी उस पूरे एरिया की जो उस वक्त ज्यूज 6% थे, अभी कितने हैं? तकरीबन 78%। बिल्कुल। तो इसका मतलब एक्सपैंड किसने किया? कोई ऐसा मुल्क नेबर में जो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मुल्क था, उसको इसराइल ने अपने कैप्चर किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो क्या करें फिर ये नेबर मुल्क? ये सिट बैक करें और अपनी बारी का इंतजार करें? दैट्स नंबर वन। आपको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है इस तरह के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चलें और आ जाते हैं पीस की तरफ के जनाब, पीस चल जाते हैं। यासिर अराफात 1993 से लेकर 1995 तक 2 साल तक उन्होंने मुज़ाकरात किए, ओस्लो एग्रीमेंट किया। हाँ जी। उसमें अमेरिकन सदर भी थे, इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी यासिर अराफात भी थे। और यासिर अराफात वो थे जिन्होंने 1960 में पीएलओ बनाई और आर्म स्ट्रगल शुरू की। 1995 में आकर आप जरा कैलकुलेट कर दें, तकरीबन 35 साल बाद उनको ये कहा गया कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हाँ जी। आप ओस्लो एग्रीमेंट पर साइन कर दें। यासिर अराफात ने कर दिए। 33 साल गुजर गए इस एग्रीमेंट को, कहाँ है दूसरी स्टेट? तो आप हिस्ट्री को अगर देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि हम खुद हैरान हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली अभी भी 2 स्टेट पे ही बात हो रही है, जब व्हेन वी टॉकिंग, जब पीस बोर्ड बना है जी। और पीस बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा मेरा उस वक्त इतराज ये था, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी या छोटी सी पॉलिटिक्स जितनी मैं इंटरनेशनल समझता हूँ, देखिए दुनिया में जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, आप इतने मुल्क इकट्ठे लाते हैं, तो आप नंबर 1 कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप एक घर बनाते हैं तब अपना टाइमलाइन देते हैं, एक घर के लिए भी। यहाँ एक स्टेट बनने जा रही है और उस पीस बोर्ड के अंदर या पीस एग्रीमेंट कह लें या जो भी कह लें, उसके अंदर टाइमलाइन नहीं है। पहले पिछले वाले में भी टाइमलाइन नहीं थी, अभी भी टाइमलाइन नहीं है। तो जब आप मेजरेबल टर्म नहीं करेंगे टाइमलाइन को, तो फिर उसका चेक एंड बैलेंसेस कैसे होगा? इवैल्यूएशन कैसे होगी? किसने वायलेट किया, कि कौन सैबोटाज कर रहा है? अब ओपन एंडेड कर दें, उसके अंदर भी क्लियर कट एक पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंट स्टेट का जिक्र मिसफरवा नहीं है। ऐसे ही तो है। फिर जब नॉन स्टार्टर आप बात करेंगे तो लोगों में सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, होपलेसनेस और एक एंगर या रिवेंज, जिनके 80 शहीद हुए हैं जो आमिर साहब कह रहे थे, आया वो भूल जाएंगे कि किस वजह से हुए थे? वो एक नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो जाता है। ऐसे तो ही है। हुज हु पहले किसने किसको किया, वो तो एक अलग डिबेट है। किसी स्टेज पर इजराइल तैयार है अपने अपने टू जायज स्टॉप डिजाइन इट, को छोड़ने के लिए, एग्जैक्टली। हम इसको स्टार्ट नहीं कर। जी। ठीक, तो तो आई थिंक हमें बिगर पिक्चर देखनी होगी कि गाजा किसका इलाका है। 20 किलोमीटर की पट्टी है, 2.5 साल तक बमबारी करके 80,000 लोग शहीद कर दिए। और मैं एक छोटा सा डाटा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ायनिस्ट मीडिया उनके पास है। कहा गया कि हमने तकरीबन हर घर को खाना पहुंचा दिया। आप जरा 20 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है उसका मील्स 3 से जरब दे ले, कितने लाख मील्स होंगे? 1/4 ऑफ द फूड गई है। मैंने कैलकुलेट किया कि कितनी फूड गई थी। तकरीबन 4 मिलियन उनको चाहिए, तकरीबन 1 मिलियन के करीब वहां पे फूड गई है। तो प्रोपेगेंडा एक और चीज होती है, रियलिज्म एक और चीज होती है, और खासतौर पे जो लोग हर्ट हैं, डैमेज हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, आपने ज्यादा आगे बढ़ना होता है। पूरी दुनिया का ज़मीर सोता रहा जब तक 2.25 साल बमबारी हुई थी। आप रवांडा में हो जाए तो थोड़ी सारी दुनिया पहुंच जाती है कि ह्यूमन राइट्स की यूक्रेन वायलेशन देख हो रही लें, है। एग्जैक्टली। हमारे यूक्रेन हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं अनफॉर्चुनेटली।